गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेके यूनिक्स। आज की वीडियो में हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 मांग की लोच करने वाले हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, चैप्टर समझने में कुछ हेल्प हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स के डाउट्स भी क्लियर हो सकें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं गाइस। मांग की लोच की धारणा। मांग की लोच क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी किस तरह से मांग को माप सकते हैं, इसे हम मांग की लोच कहेंगे। जो हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट हैं डूले, उनके अकॉर्डिंग एक वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है उसे मांग की लोच द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो यानी कोई वस्तु है, उसकी प्राइस में कोई चेंज हुआ, उपभोक्ता की आय में चेंज हुआ, या जो उसने वस्तु खरीदी उसकी मांग में कोई चेंज हुआ, तो जो मात्रा में परिवर्तन होगा उसे वस्तु की मांग कहा जाएगा। जब वस्तु की मांग मात्रा में हुए परिवर्तन को वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन द्वारा मापा जाता है। जो वस्तु के अगर प्राइस में चेंज होने से उसकी खरीद की जो मात्रा है उसमें परिवर्तन हुआ है तो इसे हम मांग की कीमत लोच कहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जब मांग में हुए परिवर्तन को क्रेता की आय के संदर्भ में मापा जाता है। किसी चीज़ की मांग में अगर परिवर्तन हुआ और क्रेता की आय के द्वारा उसे मापा जा रहा है तो इसे हम मांग की आय लोच कहेंगे। जब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा के परिवर्तन को दूसरी संबंधित वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो इसे हम मांग की आड़ी लोच कहेंगे। संबंधित वस्तु कैसे? जैसे कार और पेट्रोल। मान लीजिए अगर कार के प्राइस में कोई चेंजिंग हुई है तो पेट्रोल में क्या चेंजिंग आई, हम इसे ऐसे नाप रहे हैं तो इसे हम मांग की आड़ी लोच कहेंगे। तो यहाँ तक आपको चैप्टर इजीली समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे मूव करते हैं। मांग की कीमत लोच। अब देखिए, मैंने इसको एक फॉर्मूले की तरह लिख दिया। बुक के अंदर ये एक डेफिनेशन के तरह है, लेकिन अगर हम इसे इस तरह से याद करते हैं तो हम इजीली इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो मांग की कीमत लोच इक्वल होते हैं कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन या मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मांग की कीमत लोच पता चल जाएगी। मांग की लोच द्वारा परिवर्तन की मात्रा ज्ञात होती है, जबकि मांग के नियम द्वारा परिवर्तन की दिशा ज्ञात होती है। जो मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसके द्वारा तो हमें परिवर्तन कितनी मात्रा में हुआ इसके बारे में ज्ञान होता है, जबकि मांग के अगर नियम द्वारा हम पता करते हैं तो हमें परिवर्तन की दिशा ज्ञात होती है, यानी परिवर्तन ज़्यादा हुआ या परिवर्तन कम हुआ ये पता चलता है। मांग की कीमत लोच की कोटियाँ 5 कोटियाँ हैं। पूर्णतया लोचदार, या तो पूरी तरह से फुल्ली इलास्टिक होगी, या पूर्णतया बेलोचदार, पूरी तरह ही इनलास्टिक होगी। इकाई लोचदार, और इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से कम लोचदार। इन सभी को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आगे शुरू करूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर नोट्स में मैंने कहीं कहीं मिस्टेक भी कर रखी है तो आप उसे इग्नोर कीजिए और अपने नोट्स के अंदर उन मिस्टेक्स को सही कर लेना, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में नोट्स बनाई हैं तो थोड़ी बहुत गड़बड़ तो हो ही जाती है गाइस। अब स्टार्ट करते हैं। पूर्णतया लोचदार मांग। प्रचलित कीमतों पर मांग अनंत होती है। अगर हमारी एक कीमत चल रही है तो उसके ऊपर अलग तरह से बहुत ज़्यादा मांग होती है। इस स्थिति में कीमत के थोड़ा सा बढ़ने पर मांग शून्य हो जाती है। अब मान लीजिए जो कीमत पर अभी चल रही है बाजार में, उसी कीमत पर लोग सामान खरीद रहे हैं, संतुष्ट है, लेकिन अगर उसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उसकी मांग कम हो जाएगी। इसे हम पूर्णतया लोचदार मांग कहेंगे, यानी पूरी तरह से इलास्टिक, यानी कि उसमें थोड़ी सी परिवर्तन करने से जब चेंज आ जाता है तो हम इसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। डायग्राम में देखिए तो ईडी इनफाइनाइट है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। जब प्राइस 4 था तो ये 10 मात्रा में भी खरीदा जा रहा था, 20 मात्रा में भी खरीदा जा रहा था और 30 मात्रा में भी खरीदा जा रहा था। इसके बाद है पूर्णतया बेलोचदार मांग।
पूर्णतया बेलोचदार मांग, जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी कीमत में कोई भी परिवर्तन, अगर कोई भी परिवर्तन हो जाए तो फिर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत कंपलसरी हैं। जैसे प्याज है, अगर मान लीजिए बाज़ार में प्याज का रेट एक बार बढ़ भी जाता है तो वो हमारे लिए ज़रूरी है, हम उसे किसी भी रेट पर खरीदने के लिए तैयार होंगे। तो इसकी जो मांग होती है ये पूर्णतया बेलोचदार होती है। ठीक है, आप इसका डायग्राम देख लीजिए। अगर मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आप इसका डायग्राम खुद भी समझ सकते हैं। इकाई लोचदार मांग, कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन हो जाता है कि वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय स्थिर रहता है। कि अगर कीमत में परिवर्तन हुआ तो मांग में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा कि जो वस्तु के ऊपर हम व्यय कर रहे हैं वो उतना ही स्थिर ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। इकाई से अधिक लोचदार मांग, जिसमें कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि वस्तु पर किए जाने वाला कुल व्यय स्थिर रहता है। कीमत में परिवर्तन होने के कारण जो वस्तु की मांग है उसमें इतना अधिक परिवर्तन हो जाता है कि वस्तु पर किए जाने वाला कुल व्यय स्थिर रहता है। यानी उसकी जो प्रोडक्टिविटी हम कर रहे हैं, जब उसे बना रहे हैं, जो उसके ऊपर हमारा व्यय लग रहा है वो स्थिर रहेगा। तो इसे हम इकाई से अधिक लोचदार कहेंगे। इकाई से कम लोचदार मांग, अर्थात बेलोचदार मांग, इसको हम बेलोचदार भी कह सकते हैं, जिसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि वस्तु की कीमत कम होने पर किए जाने वाला कुल खर्च कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर वस्तु की कीमत को कम कर दिया जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो जो प्रोड्यूसर है उसको वस्तुओं के उत्पादन करने में अधिक लाभ अर्जित होगा। इसे ही हम बेलोचदार मांग कहेंगे। तो देखिएगा, इस नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर इकाई लोचदार मांग, एक विशेष अवस्था। जब मांग वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है तो मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर इकाई के बराबर होती है। जब रेक्टेंगुलर होगी तो जो बिंदु, जैसे ये देखिए यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, जो ये बीच में ये बने हैं, जो इसके रेक्टेंगल्स बने हैं, इन सभी का जो एरिया है वो बराबर होगा। इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व वह वक्र है जिसके अंतर्गत बनाए गए सभी आयतों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये देखिए, जो यहाँ पर हमने ये बनाया है। और एक चीज़ और है, जो ये कर्व है, ये जितनी अधिक ऊंचाई पर होगा उतनी ही अधिक उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हुई है, ये हमें दर्शाएगा। नेक्स्ट है मांग की कीमत लोच का माप। मांग की कीमत लोच से हमें यह ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की मांग इकाई लोचदार है, इकाई से अधिक लोचदार है या इकाई से कम लोचदार है। कीमत लोच का एक फॉर्मूला है, हमने जैसा कि गाइस अभी अभी पढ़ा है कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, जब मात्रा में हुए परिवर्तन को वस्तु की कीमत के संदर्भ में मापा जाता है। तो जो इसका नियम है, इसके द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो वस्तु की मांग है वो इकाई लोचदार है, इकाई से अधिक लोचदार है या इकाई से कम लोचदार है। तो मांग की लोच को मापने के लिए 3 विधियां अपनाई जाती हैं, कुल व्यय विधि, अनुपातिक या प्रतिशत विधि, या फिर ज्यामितीय विधि यानी ज्योमेट्रिकल मेथड। तो कुल व्यय विधि क्या होती है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कुल व्यय विधि प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया था, यानी कुल व्यय विधि है जो उसका निर्माण डॉक्टर मार्शल, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनके बारे में हमने चैप्टर 1 और 2 में भी पढ़ा था, उन्होंने इस विधि का निर्माण किया था। इस विधि के अनुसार मांग की लोच के लिए यह मालूम होना चाहिए कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में किस दिशा में परिवर्तन हुआ। यानी अगर हमने वस्तु की कीमत में परिवर्तन किया तो जो प्रोड्यूसर है उस वस्तु के उत्पादन करने में उसे लाभ प्राप्त हुआ या उसे हानि हुई, तो ये होती है कुल व्यय विधि। अब इसको एक डायग्रामिक प्रेजेंटेशन के अंदर बताया गया कि जब क्या लक्षण होंगे, जब पता चलेगा कि इकाई से अधिक लोचदार है, इकाई लोचदार है या इकाई से कम लोचदार है।
तो वो डायग्राम देखते हैं गाइस। सो दिस इज आर डायग्राम्स गाइस। देखिए मांग की लोच है, इकाई से अधिक है, हमें कैसे पता चलेगा? जब कीमत बढ़ जाती है तो कुल व्यय कम हो जाएगा। कीमत बढ़ जाएगी उसकी तो लोग महंगी वस्तु को खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है जो प्रोड्यूसर है उसे लाभ होगा, तो वो जो वस्तु पर व्यय करेगा वो कम हो जाएगा। अगर वस्तु की कीमत घट जाती है तो हमारा कुल व्यय बढ़ जाएगा, क्योंकि कीमत घट गई है, प्रोडक्ट सस्ता हो चुका है, तो जो प्रोड्यूसर है उसे अब अधिक मात्रा में धन लगाकर वस्तु का अधिक से अधिक उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कीमत घटी है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। इकाई लोचदार में क्या होगा कि जब कीमत बढ़ जाएगी तो कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर कीमत घट जाएगी तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे उसी मात्रा में धन लगाकर वस्तु को बनाना पड़ेगा, उसका उत्पादन करना पड़ेगा। इकाई से कम लोचदार मांग कैसे पता चलेगा? जब कीमत बढ़ जाती है तो कुल व्यय भी बढ़ जाएगा। अब अगर वो वस्तु महंगी होकर बाजार में आ रही है तो जो प्रोड्यूसर है उसे तैयार करेगा तो उसका भी व्यय बढ़ेगा। जब वस्तु की कीमत घट गई है तो उसके ऊपर लगने वाला व्यय भी कम हो जाएगा, व्यय भी घट जाएगा। अनुपातिक या प्रतिशत विधि। अब हम नेक्स्ट विधि पर मूव कर गए हैं, यानी रेशियो और परसेंटेज मेथड। अब ये भी डॉक्टर मार्शल ने ही, इसका भी प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने ही किया है। तो इसके देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकाली जाएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव आएगी। जो मांग का अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बाय में कीमत का अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। मांग का जो परसेंटेज या फिर रेशो वाला मेथड ऊपर लगेगा और बाय में उसको डिवाइड कर देंगे कीमत के अंदर जो रेशो या फिर परसेंटेज चेंज आया है। इस फॉर्मूले को खोल के बताया कि मांग का अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे। जो मांग में परिवर्तन हुआ बाय में प्रारंभिक मांग, यानी जो शुरू में मांग हो रही थी और फिर जो मांग में परिवर्तन हुआ, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। डिवाइड बाय कीमतों में जब परिवर्तन हुआ और जो प्रारंभिक कीमतें थी उनको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमें अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। नेगेटिव का साइन बाहर लगेगा गाइस, इसे मत भूलिए। ज्यामितीय विधि पर मूव करते हैं। ज्यामितीय विधि मतलब ज्योमेट्रिकल मेथड। इस विधि का प्रयोग किसी रेखा या मांग वक्र के किसी विशेष बिंदु की लोच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए ये कोई डायग्राम है जिसके ऊपर ये एक लाइन है, अब हमें इस पॉइंट पर मांग ज्ञात करनी है, तो इस विधि का प्रयोग हम किसी एक पॉइंट के ऊपर मांग ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो इस डायग्राम के बारे में कुछ और नॉलेज है। ये अपर सेगमेंट इसे हम कहेंगे और इसे हम लोअर सेगमेंट कहेंगे। ये मिड पॉइंट है, P इसका मिड पॉइंट है। ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ये MN है, इसे हम प्राइस लाइन कहते हैं। तो देखिए मांग की लोच, अब हमने देखा था कि इस तरह से डायग्राम था, ये पॉइंट P था, ये M और ये N, तो PN बाय PM करेंगे तो हमें मांग की लोच P पॉइंट के ऊपर मिल जाएगी। सीधी रेखा मांग वक्र, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अकॉर्डिंग देखिए M, A, P, B और N ये पॉइंट हैं, तो M पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनफाइनाइट होगी। A पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से बड़ी होगी, यानी इकाई से अधिक लोचदार होगी। P पर इक्वल्स टू 1 होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की इकाई लोच होगी। और जो B पॉइंट है इसके ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से छोटी होगी, और जो पॉइंट N है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0 को दर्शाएगा। जब मांग वक्र की रेखा सीधी ना हो तब हम क्या कर सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम आंकड़ों के आधार पर एक डायग्राम बना देते हैं लेकिन मांग वक्र तो हमारा सीधा नहीं आया, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक पैरेलल लाइन डाल देंगे। जैसे हमारा D और ये D कर्व था, इसके ऊपर मिड पॉइंट इसका P था, तो हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे, MN ऐसी लाइन बनाएंगे जिसके ऊपर जो कर्व को दिखाएगी, जो प्राइस लाइन के रूप में काम करेगी। जो हमें एक स्पर्श रेखा डालनी होगी जो जिस बिंदु की मांग ज्ञात करनी है उस पर स्पर्श करती है, ठीक है। यानी जो DD पॉइंट था उसके ऊपर जो P पॉइंट है उसको स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा डालेंगे।
P पॉइंट है जिसकी हमें मांग ज्ञात करनी है, और MN हमने स्पर्श रेखा डाली है। अब तक यहाँ तक का चैप्टर आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। वस्तु की प्रकृति, कि भाई वस्तु किस टाइप की वस्तु है, वो भी तो मांग को प्रभावित करेगी। कि कई वस्तु होती हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कई ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई है जो हम अगर हमें ना भी मिले तो हम उसके बिना भी काम चला लेंगे। अनिवार्य वस्तु की मांग कम लोचदार होती है, जैसे नमक, चीनी आदि। यानी कम लोचदार, यानी इसके अंदर कम ही चेंज आता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता। नमक और चीनी हम उतनी मात्रा में हमेशा खरीदते रहते हैं, इनकी चाहे कीमत बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। विलासिता वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है, यानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं। आरामदायक वस्तुएं जैसे कूलर, पंखा आदि मांग की लोच औसत दर्जे की होती है, यानी इसमें एवरेजली थोड़े बहुत चेंज आते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं जैसे जिन वस्तुओं का एक के स्थान पर दूसरी को यूज़ किया जा सकता है। अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी एक दूसरी की अल्टरनेटिव्स हैं, जिनकी कीमत अगर उचित रहे तो इनकी मांग लोचदार है, अगर कीमत सही रहे तो मांग इलास्टिसिटी है। विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं, जिन वस्तुओं के बहुत ज़्यादा यूज़ हैं, जिनकी वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। उपभोग का स्थगन। जिन वस्तुओं के उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जाता है, उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम गोल्ड लेके रख लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमें लगता है कि भविष्य के अंदर हम इसे यूज़ कर पाएंगे, तो हमने उसका स्थगन कर दिया, अब हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, तो इनकी मांग अधिक लोचदार होती है। उपभोक्ता की आय। जिन लोगों की आय बहुत अधिक या बहुत कम होती है, उनके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मांग साधारणतः बेलोचदार होती है। उपभोक्ता की आदत पड़ने वाली वस्तुओं की मांग अधिक बेलोचदार होती है, यानी उनको हम खरीदते ही रहते हैं ज़्यादातर। जैसे अब नशे हैं अलग अलग प्रकार के, अगर वो शुरू में खरीदते जाने शुरू किए जा चुके हैं तो उसे आगे भी खरीदा जाता रहेगा। 7th पॉइंट है किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। अखबार, टूथपेस्ट, सुइयां आदि, इनकी मांग बेलोचदार होती है। कीमत स्तर। मांग की लोच संबंधित वस्तु की कीमत स्तर पर भी निर्भर करती है, कि भाई वस्तु है जो उसका कितनी कीमत है। अगर वो बहुत अधिक महंगी हो चुकी है तो लोग उसे ना यूज़ करके भी काम चलाएंगे। समय अवधि। अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है तथा दीर्घकाल में अपेक्षाकृत अधिक लोचदार होती है। तो गाइस, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, मुझे ये उम्मीद है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।